व्हाइट इमेज है 14 अगस्त 2026। नेपाल का एक कस्बा नाम तिमुरे, घर है, सड़क है, जिंदगी है। दूसरी इमेज है 26 अगस्त, उसी फ्रेम में अब सिर्फ एक उन्मादी नदी है, घर नहीं, सड़क नहीं। 12 दिन 2 तस्वीरें, बीच में एक सुबह जिसने सैकड़ों लोगों को उठने का वक्त तक नहीं दिया। ये कोई मॉनसून की आम बाढ़ नहीं थी, रसूवा में इतनी बारिश हुई ही नहीं थी कि इस पैमाने की तबाही को समझाया जा सके। पानी ऊपर से आया, बहुत ऊपर से, वहां से जहां इंसान नहीं रहता, सिर्फ बर्फ रहती है। मैं आपको एक बात पहले बता दूं, इस स्टोरी में कुछ आंकड़े अभी बदल रहे हैं, लोग अभी लापता हैं, उनके परिवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो हम यहाँ तमाशा नहीं करेंगे, हम सिर्फ सच को पूरी संजीदगी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तारीख 26 अगस्त, वक्त नेपाल के हिसाब से सुबह के करीब 8:37। यूएसजीसी यानी अमेरिका की जियोलॉजिकल एजेंसी के सेस्मोमीटर्स ने एक झटका रिकॉर्ड किया, रिएक्टर स्केल पर करीब 4.4 से 5.2 के बीच। लेकिन ये भूकंप नहीं था। अर्स्काई के रिपोर्टिंग में साइंटिस्ट ने बताया कि एक सेस्मिक सिग्नल असल में एक लैंडस्लाइड का था। पहाड़ के ऊपर से कुछ बहुत बड़ा टूट कर गिरा और जमीन ने उसे भूकंप की तरह महसूस किया। वो कुछ क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट डेनियल शुगार, जो ऐसी घटनाओं पर काम करते हैं, उन्होंने CNN के एंडरसन कूपर से बात करते हुए अपनी पोस्ट में भी एक बात कही। इस बात के सबूत नहीं है कि ये एक क्लासिकल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट था। उनका आंकलन ये है कि ऊंचाई पर एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, उसने एक लैंडस्लाइड को जन्म दिया और वो मलबा बर्फ पानी का सैलाब बनकर नीचे घाटी में गिरा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD काठमांडू में बैठी वो संस्था जो हिमालय के पहाड़ों को दुनिया में सबसे बेहतर पढ़ती है, उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि लेंडेकोला में एक एवलांचे आया और उसी ने इस बाढ़ को धक्का दिया। और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का शुरुआती आकलन ये है कि हो सकता है कि एक भूकंप ने अवलांचे को ट्रिगर किया हो या बर्फ चट्टान का मलबा गिरकर कुछ देर के लिए लेंडेकोला को बांध की तरह रोक ले और फिर वो कच्चा बांध अचानक फूट पड़े। सो टू बी स्पेसिफिक, अभी तक यानी 27 अगस्त जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तब तक इस आपदा की एग्जैक्ट वजह अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ग्लेशियर कोलैप्स, GLOF, एवलांचे या इन सब का मिला जुला रूप। इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टर्म अभी इसे जोड़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली ऐसी घटनाओं में हुआ था। लेकिन जिस एक बात पर करीब करीब सहमति, वो ये है कि ये आसमान से बरसे पानी का किस्सा नहीं है, ये पहाड़ के अंदर से आई चोट है। अच्छा, ये GLOF क्या है? ये फटाफट बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर पिघलता है, उसके आगे मोरेन यानी मलबे का एक कच्चा नेचुरल बांध बनता है और उसके पीछे झील भर जाती है। जब वो कच्चा बांध टूटता है, सारा पानी एक साथ नीचे आ जाता है। कुछ मीडिया संस्थान ने 27 अगस्त की रिपोर्टिंग में मौत का आंकड़ा 150 के पार बताया। CNN के लाइव अपडेट्स में 160 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई। सैकड़ों अभी भी लापता हैं और मैं दोहरा दूं, ये गिनती स्थिर नहीं है, ये अभी बढ़ रही है। सीमा के उस पार तिब्बत के गिरोंग इलाके में तबाही हुई। चीनी अधिकारियों ने 3 लोगों की मौत और करीब 265 लोगों के लापता होने की बात कही और साफ कहा कि आंकड़े अभी शुरुआती हैं। नेपाल के टूरिज्म बोर्ड ने एक्स पर एक बयान में बताया कि प्रभावित इलाके से 384 ट्रैवलर्स के लापता होने की शुरुआती जानकारी है, जिनमें 291 विदेशी नागरिक शामिल हैं। द वीक ने रिपोर्ट किया कि इसमें करीब 105 भारतीय भी थे। बिजनेस टुडे में यह आंकड़ा 130 से पार पहुंचता दिखा। इस आपदा और इंडिया के बीच 2 कनेक्शंस हैं, एक भूगोल का और एक उससे कहीं ज्यादा गहरा इंसानों का। पहले इंसानों की बात।
गिरोंग, जिसे कैरूंग भी कहते हैं, बीते सालों में कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बड़ा रास्ता बन गया था। काठमांडू से होते हुए इस बॉर्डर से होकर हजारों श्रद्धालु हर साल उस पर्वत की तरफ जाते हैं जो हिंदू, बौद्ध, जैन और मौन चार परंपराओं में पवित्र है। 26 अगस्त की सुबह ऐसा ही एक जत्था वहां मौजूद था। ईशा फाउंडेशन का, सदगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था का कैलाश यात्रा से लौटता एक ग्रुप। CNN और डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्टिंग के हिसाब से इस ग्रुप के करीब 77 लोग उस वक्त गिरोंग के इमिग्रेशन ऑफिस में थे जब पानी आया। बाद में ईशा फाउंडेशन ने अपने ऑफिशियल हैंडल से भी इसे बताया। सदगुरु उस वक्त खुद तिब्बत में थे। उन्होंने एक्स पर लिखी अपनी पीड़ा में बताया कि सड़कें बंद हैं, फोन बंद है, टेलीकॉम ठप है और वो उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बताया कि उनके 495 लोग सुरक्षित लौट आए, लेकिन जो 77 लोग उस इमिग्रेशन सेंटर में थे उनके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। नेपाली अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि उस सेंटर का स्टाफ भी संपर्क से बाहर हो गया है। CNN के लाइव अपडेट्स में एक और चेहरा था, रचना थापा, दिलावर में रहने वाली एक डॉक्टर जो इसी तीर्थ यात्रा पर आई थी। उनकी कजन ने CNN को बताया कि परिवार बेहद परेशान है और किसी भी जानकारी के लिए तरस रहा है। एक 14 साल की अमेरिकी बच्ची, 2 ऑस्ट्रेलियाई लड़के 14 और 12 साल के। हिमालयन ग्लेशियर नाम की टूर कंपनी के फाउंडर सागर पांडे ने CNN को बताया कि उनके एक अलग ग्रुप के 47 लोग भी लापता हैं। ये आंकड़ा नहीं है, ये किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, किसी की डॉक्टर बहन है जो किसी और की जान बचाने की ट्रेनिंग लेने गए थे। वो खुद एक नदी के आगे लाचार हो गए। भारत सरकार राहत और मदद के काम में जुट गई है। एम्बेसीज के जरिए कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अब वो गॉल की बात, और ये बात भारत के लिए लंबे वक्त की चेतावनी है। जो नदी 26 अगस्त को कहर बनी वो भोटे काशी थी। वो आगे जाकर त्रिशूली बनती है और त्रिशूली गंडकी नदी तंत्र का हिस्सा है। यही गंडकी भारत में बिहार पहुंचकर गंडक कहलाती है और फिर गंगा में मिल जाती है। मतलब सीधा है, नेपाल के पहाड़ हमारे मैदानों की प्यास बुझाती है, लेकिन जो जल स्रोत हमारी जिंदगी है वही गुस्से में हमारी तबाही भी बन सकता है। ऊपर पहाड़ में जो टूटा है उसका हिसाब नीचे बिहार और यूपी के मैदानों तक पहुंचता है। ये कोई सरहद नहीं मानता। ये जगह रसुवागढ़ी, बोटेखाशी, वो मितेरी ब्रिज जो नेपाल और चीन को जोड़ता है, पहली बार नहीं डूबे। 13 महीने पहले 8 जुलाई 2025 को इसी बोटेखाशी में अचानक बाढ़ आ गई थी। वही मितेरी ब्रिज बह गया था। रसुवागढ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा था। करीब 211 मेगावाट बिजली ग्रिड से कट गई थी। उस वक्त भी 9 लोग मारे गए थे, दर्जनों लापता हुए थे। और उस 2025 की बाढ़ की वजह क्या निकली थी? रॉयटर्स की रिपोर्ट में ICIMOD ने बताया था, तिब्बत की तरफ लैंगटांग हिमल के उत्तर में एक सुप्रा ग्लेशियर लेक का पानी अचानक निकल गया था। यानी ग्लेशियर के ऊपर जमा एक झील फूट गई थी। एक ही चोक पॉइंट, एक ही नदी, तिब्बत की तरफ से आता एक ही तरह का ग्लेशियल सैलाब, सिर्फ 13 महीने के फासले पर 2 बार। और अगर आप जरा और पीछे जाएं तो हिमालय की डायरी दर्द से भरी पड़ी है। जून 2013, केदारनाथ, ग्लेशियल झील और बादल फटने का मेल। हजारों लोग, उत्तराखंड की वो त्रासदी आज भी हमारे सामूहिक याद का सबसे गहरा घाव है। फरवरी 2021, चमोली नंदा देवी के पास एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा। CBC की रिपोर्ट के हिसाब से रैनी गांव के पास पानी और मलबे का सैलाब 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऋषि गंगा और तपोवन से टकराया। 200 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए। साइंटिस्ट ने तब भी इशारा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ किया था। अक्टूबर 2023, सिक्किम साउथ लोनाक झील फूटी। साइंस डायरेक्ट की रिसर्च और तमाम रिपोर्टिंग के हिसाब से इस ग्लोफ ने तीस्ता नदी पर बने चुंगथांग के तीस्ता 3 बांध को बहा दिया। 90 से ज्यादा लोग मारे गए। अगस्त 2024, नेपाल एवरेस्ट इलाके के थामे गांव में 2 ग्लेशियल झीलें फूटी, गांव बह गया। देखिए, पैटर्न साफ है। ये अलग अलग हादसे नहीं, ये एक ही किताब के अलग अलग पन्ने जैसा है। पहाड़ बार बार वही चेतावनी दे रहे हैं, सिर्फ हम हर बार नया गांव बसाकर, नया बांध बनाकर वही चेतावनी भूल जाते हैं।
जवाब दो हिस्सों में है और हम आपको दोनों बताएंगे। पहला हिस्सा, किसी एक अकेली घटना को सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज के खाते में डालना साइंटिफिकली गलत है। साइंटिफिक अमेरिकन में ग्लेशियर साइंटिस्ट ने बिल्कुल यही कहा, किसी एक इवेंट को पक्के तौर पर क्लाइमेट चेंज से जोड़ना मुश्किल है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बस ग्लोबल वार्मिंग ने ये किया, वो साइंस से आगे निकल रहे हैं। दूसरा हिस्सा, उसी साइंटिस्ट ने आगे कहा, ये पक्का है कि हिमालय गर्म हो रहा है। पर्माफ्रॉस्ट यानी कि वो जमी हुई जमीन जो पहाड़ को बांध कर रखती है, वो पिघल रही है, चीजें अस्थिर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलां एक दुर्घटना शराब की वजह से हुई, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि नशे में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, नई नई झीलें बन रही हैं, पुरानी झीलें फूल रही हैं। विजन आईएस ने इसरो के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि 2011 से 2024 के बीच हिमालय इलाके में ग्लेशियर लेक्स और जल स्रोतों का इलाका करीब 10.81% बढ़ गया है। साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट में तो ये चेतावनी थी कि इस सदी के अंत तक इस इलाके की 1/3 से ज्यादा ग्लेशियर बर्फ गायब हो सकती है, वो पानी जिस पर करोड़ों लोग निर्भर हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ने इस एक बार को बनाया, ये कहना गलत है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उस बंदूक में गोलियां भर रहा है जिसका ट्रिगर पहाड़ बार बार दबा रहे हैं। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही बात सबसे तेज चली, क्या चीन के किसी बांध ने ये पानी छोड़ा? एक्स पर कई हैंडल्स ने दावा किया कि इलाके में चीन के बनाए आर्टिफिशियल बांध इस अचानक आई बाढ़ की वजह हो सकते हैं। लेकिन जिन साइंटिस्ट और संस्थाओं ने इसे पढ़ा, चाहे ICIMOD हो, USGS हो या डेनियल शुगर जैसे ग्लेशियोलॉजिस्ट हो, उन सब का आंकलन ग्लेशियर कोलैप्स या ग्लेशियल सैलाब की तरफ जाता है, किसी जानबूझकर छोड़े गए बांध के पानी की तरफ नहीं। तो इस नेपाल की बाढ़ को किसी चीनी बांध से जोड़ना, ये अभी तक एक अनवेरिफाइड दावा ही है, जिसे कोई विशेषज्ञ अभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के बांध वाली चिंता झूठी है, वो चिंता बिल्कुल असली है। बस वो इस बाढ़ के बारे में नहीं है, वो एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी लड़ाई के बारे में है, और उसका पता है अरुणाचल प्रदेश। 19 जुलाई 2025 को चीन के प्रधानमंत्री ली शांग की मौजूदगी में तिब्बत के नीमची में एक सेरेमनी हुई। उस दिन दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम औपचारिक तौर पर शुरू हुआ। नाम मेडोक या मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन। यालोंग सैंगपोंग नदी के उस ग्रेट बेंड पर, जहां नदी एक तीखा यू टर्न लेकर अरुणाचल की तरफ मुड़ती है, 5 बांधों की एक कैस्केड, करीब 60 गीगावाट क्षमता, करीब 167 अरब डॉलर की लागत, चीन के अपने 3 जॉर्जेस बांध से 3 गुना ज्यादा ताकतवर, पूरा होने का अनुमान 2033 के आसपास। और लोकेशन, मेडोक वो आखिरी कंट्री है जो चीन और भारत के बीच की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पहले पड़ती है, यानी ये बांध अरुणाचल की सीमा के बिल्कुल पास बन रहा है। अब भारत की चिंता क्या है, 2 हिस्सों में समझिए। पहला, पानी। लोई इंस्टीट्यूट के एनालिसिस में साफ लिखा है कि इतना बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र के बहाव को बदल सकता है, सूखे के मौसम में पानी घटा सकता है और बरसात में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है। द डिप्लोमैट के हिसाब से यही ब्रह्मपुत्र सिस्टम भारत के करीब 1/3 ताजे पानी और करीब 40% हाइड्रो पावर पोटेंशियल को सींचता है। दूसरा, जिसे नेपाल वाले हादसे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, वो गर्भ। बिजनेस स्टैंडर्ड ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें चीनी जियोलॉजिस्ट ने खुद चेताया कि इस मेगा डैम के ठीक नीचे एक एक्टिव फॉल्ट लाइन है, यानी भूकंप प्रवण एक बेहद संवेदनशील इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा बांध। जरा सोचिए, अभी अभी हमने देखा कि इसी हिमालय में एक ग्लेशियर टूटने भर से सैकड़ों लोग बह गए। अब उसी नाजुक भूकंप वाली पेटी में अगर दुनिया के सबसे बड़े बांध के पीछे जमा पानी को कभी कुछ हो जाए तो नीचे अरुणाचल और असम में क्या बचेगा? तो ये डर बेबुनियादी नहीं है। राज्यसभा में मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ब्रह्मपुत्र से जुड़े हर घटनाक्रम पर चीन के इस बांध समेत बारीक नजर रख रही है।
जवाबी कदम के तौर पर लोई इंस्टीट्यूट के हिसाब से भारत ने 2021 में अरुणाचल के लोअर सियांग बांध का प्रस्ताव रखा, करीब 11,000 मेगावाट का, ताकि ब्रह्मपुत्र के बहाव को संभाला जा सके। लेकिन वो प्रोजेक्ट खुद स्थानीय और पर्यावरण विरोध में उलझा हुआ है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने पहले भी कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम देशों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्टिंग में चीनी एम्बेसी का यही रुख दर्ज है। अब इन आश्वासनों पर कितना यकीन करना है, ये भारत सरकार को तय करना होगा। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने ग्लेशियर लेक एटलस 2023 तैयार किया। उसमें दर्ज है कि भारतीय हिमालय नदी घाटियों में 676 ग्लेशियल झीलें 1984 से अब तक नाव जोकर बढ़ चुकी हैं और इसमें से 130 को पोटेंशियली डेंजरस यानी संभावित खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है, उनके आकार, बांध के प्रकार और नीचे बसे आबादी के आधार पर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टिंग के हिसाब से भारतीय हिमालय क्षेत्र में 188 क्रिटिकल झीलें चिन्हित की हैं, जो ग्लोव के लिहाज से खतरनाक है। नाम भी सुन लीजिए: लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। विजन आईएस के हिसाब से इन्हीं इलाकों में इसरो ने 67 ऐसी झीलें पाई जिनका आकार 40% से ज्यादा बढ़ चुका है। और सबसे डरावनी बात, सिक्किम में साउथ लोनाक झील को लेकर साइंटिस्ट ने 2013 में यानी 10 साल पहले चेतावनी दी थी। गल्फ न्यूज के एक ऑप एड में ये दर्ज है। फिर भी 2023 में वो झील फूटी और टिएस्टा 3 बांध बह गया। मतलब हम नहीं जानते थे ऐसा नहीं है, हम जानते थे, लिखा हुआ था, फिर भी हुआ। एक स्टडी का आंकड़ा जो गल्फ न्यूज के ऑप एड में था, दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ लोग ग्लोव के खतरे में हैं और इनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ 4 देशों में रहते हैं: चीन, भारत, पाकिस्तान और पेरू। यानी इस खतरे की फ्रंट लाइन पर हिंदुस्तान खड़ा है। वैसे 2025 में नेशनल ग्लोव रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग, रिस्क रिडक्शन। एनडीएमए और इसरो के साइंटिस्ट मिलकर सिक्किम जैसी जगहों पर झीलों की निगरानी का ढांचा खड़ा कर रहे हैं। हिमालय हमारे लिए सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो हमारी सभ्यता की कल्पना में देवता है, तपस्या है, गंगा में उद्गम है, कैलाश की परिक्रमा है। हम सदियों से उसके पास मुराद मांगने जाते हैं। 26 अगस्त को उसी हिमालय ने चुपचाप हमसे एक हिसाब मांग लिया और वो हिसाब सिर्फ नेपाल का नहीं था। उसमें कैलाश से लौटते हमारे 130 से ज्यादा अपने लोग थे। उसमें बिहार के मैदानों तक जाती वो नदियां थी। उसमें अरुणाचल के दरवाजे पर बनता वो बांध था और उसमें सिक्किम, उत्तराखंड की वो 130 झीलें थीं जो हमारे अपने घर के ऊपर चुपचाप फूल रही हैं। पहाड़ सिर्फ भौतिकी है, बर्फ पिघलती है, पानी नीचे आता है, जमीन जो नहीं झेल सकती वो टूट जाती है, जो बदल रहा है वो हम हैं। हमारा कार्बन फुटप्रिंट, हमारी ग्लोबल वार्मिंग, हमारा अनस्टेबल विकास, फॉल्स लाइन पर बांध बांधने की हमारी जिद और सबसे बढ़कर हर हादसे के बाद उसे भूल जाने की हमारी आदत। आज जब आप ये देख रहे हैं, नेपाल में, तिब्बत में कुछ परिवार अब भी एक फोन के बजने का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसी कॉल का जो शायद कभी ना आए। उनके नाम पर हम बस इतना कर सकते हैं कि इस बार भूले नहीं, क्योंकि पहाड़ चेतावनी दोहराता रहेगा। सवाल सिर्फ ये है कि हम कब सुनेंगे। देखते रहिए जिंदाबाद।